नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा। आज फिर से एक बार समाचार जरा हटके। आज के कुछ समाचार ऐसे हैं कि जो फाइनेंस के ऊपर है या तो हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। पहला ही समाचार मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही लेकर जा रहा हूँ। वो है म्यूचुअल फंड्स। सामान्यतः म्यूचुअल फंड के बारे में हमारी इसके पूर्व भी एक बार बात हुई थी। हम खुद कुछ इक्विटी शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डेब्ट फंड्स में डालेंगे तो क्या उसे हमें कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे क्या? उसकी एक शंका चलती रहती है। तो उसकी वजह से अच्छा जो है वो हम फंड मैनेजमेंट क्यों करें। एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर म्यूचुअल फंड करता है तो वो अच्छा है, यानी रिस्क कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, कहाँ से कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, कौन सी स्कीम छोड़कर कौन सी स्कीम में आना चाहिए, इस प्रकार का सारा इंतज़ाम म्यूचुअल फंड वाले करते हैं। लेकिन सारे म्यूचुअल फंड्स का ये अच्छा रिटर्न आता है या नहीं वो भी देखना चाहिए। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड, उसका जो एक साल का रिटर्न है वो 13.3%, यानी एक साल के लिए सबसे अच्छा अगर कोई म्यूचुअल फंड का रिटर्न दे रहा है तो वो 13.3%। अगर हम 3 साल तक म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो 20% का रिटर्न मिल सकता है, और उससे भी ज़्यादा अगर 5 साल का रखा तो 24.9 यानी करीब करीब 25% का रिटर्न आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड में मिलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ये अच्छे रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड में से एक है। दूसरा भी देख लेते हैं एक बार, बंधन स्टर्लिंग, इसका भी म्यूचुअल फंड है। उसका एक साल का सिर्फ 7.6% है रिटर्न। 3 साल का जो रिटर्न है वो 15.5% है, और 5 साल का है वो अच्छा है 22.5%। यानी फर्स्ट नंबर जैसे मैंने पहले कहा कि आईसीआई का है, बंधन दूसरे नंबर पर भी यहाँ आ रहा है, निपॉन का है म्यूचुअल फंड। वो म्यूचुअल फंड एक साल में 10.2% का रिटर्न देता है। देखिए, मैं प्रतिशत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम या तो फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट में अपने पैसे डालते हैं तो उसमें मैक्सिमम यानी सीनियर सिटीजन तक जाते हैं तो भी 8.2% तक का ही रिटर्न हमें मिलता है। ये निपॉन वाला जो है 3 साल अगर हम रोकते हैं तो 20% मिलता है, और 5 साल हो तो 22.2% तक का रिटर्न हमें मिलता है। HSBC बैंक जो है उसका एक साल में 10.4%, 3 साल का 20% और 5 साल का 22.2%। इस प्रकार से म्यूचुअल फंड को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए, इसमें कई स्कीम्स है, केवल मैंने नाम दिए हैं। इस नाम में भी क्या प्रपोर्शन है, यानी डेप्ट में कितना जाता है, बैलेंस है क्या, हाइब्रिड है क्या, या केवल इक्विटी लिंक्ड है, वो सब हमें देखना चाहिए। लेकिन नॉर्मली इतना रिटर्न हमें मिल जाता है। आगे बढ़ते, जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, उस साइबर क्राइम को रोकने के लिए आरबीआई ने कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं। वो अभी यानी शुरू भी नहीं हुए। अप्रैल 2025 से ये शुरू होगा। यानी क्या करेंगे तो भाई इंटरनेट पर डोमेन बनाएंगे। इंटरनेट पर डोमेन बनाएंगे, यानी कि इसके लिए 2 भाग किए उन्होंने। एक तो बैंकों के लिए किया है और दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए किया है। यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो डोमेन बनाया है वो FIN स्मॉल fin.in ऐसा उन्होंने डोमेन बनाया है, और दूसरा जो बैंकों के लिए बनाया है वो bank.in ऐसे डोमेन उन्होंने बनाए हैं, और अप्रैल से उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। यानी इसमें एक तो सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग होगी,
साइबर सिक्योरिटी होगी और जो धोखाधड़ी करने वाले हैं, जो थ्रेट है हमें, उस थ्रेट में से हम आराम से छूट सकते हैं या तो उससे उसके हमें सुरक्षा मिल सकती है। ये क्यों किया? तो अगर हम हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 2024 H1 यानी पहला अप्रैल से लेकर के 6 महीने तक वो जो किस्से बने धोखाधड़ी के, उसमें साइबर क्राइम 14,480 बने और उसमें जो रकम फंसी वो है 2,623 करोड़। उसके बाद में अगर हम 2025 का जो फर्स्ट वाला हाफ ईयर है उसमें देखें तो 18,000 किस्से आए, लेकिन उसमें जो रकम आई है वो 21,367 करोड़, यानी गत 16 साल में कम से कम धोखाधड़ी के ऐसे किस्से आए हैं। लेकिन ये न ही हो, इसलिए ये साइबर सिक्योरिटी के लिए ये RBI ने एक नया तरीका खोजा है। तो आराम से हम इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। आगे बढ़ते। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा इन्वेस्टमेंट ठीक हो, उसमें रिटर्न अच्छा मिले। तो अभी हम सेविंग बैंक के ऊपर देखते हैं कि बचत खाते पर हमें कितना ब्याज मिलता है सेविंग्स अकाउंट पर। तो इसके लिए कई बैंक्स है, लेकिन इन ऑल टोटल एवरेज सारे बैंकिंग सेक्टर में जो करीब करीब यह रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ये सेविंग स्कीम जो है वो सेविंग स्कीम में 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.9% है। ध्यान रखिए, सिर्फ हम सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रख देते हैं तो वो 3-4% से ज़्यादा हमें नहीं मिलता है, ज़्यादा 3.5% अगर हम इस सेविंग स्कीम में जाते हैं तो 2 साल में 7% का इंटरेस्ट हमें मिलता है। 3 साल हो तो 7.1%। 5 साल का अगर हम रखते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में तो 7.5%। इसमें और एक बात देखनी चाहिए कि हम रिकरिंग डिपॉजिट भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है, यानी 6.7%। देखिए, लेकिन जैसे हमारे जैसे सफ़ेद बाल वाले जो होते हैं सीनियर सिटीज़न, उनके लिए भी एक अच्छी सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम्स जो है सेविंग्स बैंक में सेविंग अकाउंट में, तो वो 8.2% तक का रिटर्न हमें यानी इंटरेस्ट मिलता है। देखिए, इसमें कई सारे स्कीम्स है, जैसे नेशनल सेविंग स्कीम, इस पर 7.7% आएगा। अगर हम PPF में डालते हैं तो 7.1% है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आता है वो सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है उसमें 8.2%, किसान विकास पत्र उसमें 7.5% है। यानी तय अब हमें करना है कि कहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट हम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। अब देखिए, रशिया ऑयल मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन अमेरिका ने उसके ऊपर कई सैंक्शन डाले थे जब जो बाइडन था। अभी ट्रम्प शायद कुछ आसानी कर रहे हैं रशिया के लिए, यानी पुतिन साहब के लिए कुछ ढीली नीति उन्होंने अपनाई है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन हमारा जो विषय है अभी वो सिर्फ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल का इंपोर्ट। कच्चा तेल का इंपोर्ट हमने ये साल पूरा हुआ या अभी 31 मार्च तक होने वाला है, शायद हमारा 143 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल हमारे पास इंपोर्ट टोटल है, इंपोर्ट करते हैं हम। लेकिन अगर हम अलग अलग देशों की तरफ से अगर देखते हैं तो रशिया से हमें मैक्सिमम क्रूड ऑयल मिला है, कच्चा तेल हमें रशिया से मिला है। 54 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल हमें मिला, वो हमारा टोटल इंपोर्ट का 38% हुआ। हमने इराक से भी कच्चा तेल लिया, वो 28 बिलियन डॉलर का हुआ, उसमें 19% का टोटल इंपोर्ट हमें मिला है रशिया से। अभी हम सऊदी अरेबिया तरफ जाते हैं
तो 19 बिलियन डॉलर का हमने सऊदी अरेबिया से लिया, वो 13% है। उसके पहले मैंने जो इराक का कहा था वो इराक का 28 बिलियन डॉलर और 19%। यूएई का लेते हैं तो वो 13 बिलियन डॉलर और 9% तक का हमारा टोटल इंपोर्ट का है। देखिए आजकल ट्रम्प जी भी हमें कह रहे हैं कि भाई हमसे आप इंपोर्ट लो, हमसे माल खरीदो, आपका ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, तो बैलेंस तो होना चाहिए ना। अभी देखिए कैसा है, यूएस से हमारा जो क्रूड ऑयल आता है वो सिर्फ 6.1 बिलियन डॉलर इतना आता है, और उसका प्रतिशत क्या है टोटल इंपोर्ट का? 4%। लेकिन इसमें कभी डोमेस्टिक ऑयल भी हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका 2024 में 82 बिलियन डॉलर का हमारा डोमेस्टिक क्रूड ऑयल बना है। आगे बढ़ते, कई बार ऐसा कहा गया कि भाई एलआईसी तो अदानी की वजह से डूब जाएगी। कई बार ये न्यूज़ में भी आता है और टीवी चैनल्स पर भी इसकी चर्चा होती है कि भाई अदानी ने एलआईसी खा गया। लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा है। एलआईसी ने अपने खर्च कम किए, उसकी वजह से इस साल उनका 17% नफा बढ़ा है, जिसकी रकम है 11,056 करोड़ रुपए का नफा उन्हें Q3 में मिला है। यानी 3 माही का जो उनका नफा है वो 11,056 करोड़ का है। उन्होंने खर्चे कम किए, करीब 21% का खर्चा उन्होंने कम किया, तो उनका नफा 17% से भी ज़्यादा, 17.7% या 17% ऐसा कुछ नफा उन्हें मिला। एलआईसी सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी वो डूबी नहीं है, वो तो प्रगति करती ही रही है, ऐसा इन फिगर्स के आधार पर ध्यान में आता है। अस्तु, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।